गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के पार्ट 2 में माता का आंचल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, माता का आंचल पार्ट फर्स्ट में हमने इसका सारांश पढ़ा है। आज हम पार्ट 2 में इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाठ के सारांश में आपने देखा कि बच्चा माँ से केवल खाने का वास्ता रखता था, खाने के लिए माँ के पास जाता था। उसके बाद वह अपने बाबा के पास ही रहता था, पिताजी के पास ही रहता था। लेकिन जब अंत में वो सांप देखता है बिल में से, तो वो पिताजी के पास नहीं रुकता, सीधा वो भाग करके अपनी माँ के पास जाता है। पिता के बुलाने से भी वो उनके समीप नहीं आता। तो आइए अब देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था, ठीक ना। बच्चा मतलब लेखक, यानी बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। जैसे आपने देखा कि जब वो कहीं खेलता रहता था, भोजन बनाता था, तो ये भी निमंत्रण खाने के लिए पहुंच जाया करते थे, ठीक ना। तो ये है कि यानी दोस्तों के समान व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की ज़रूरत थी, लाड़ प्यार करने की आवश्यकता थी। अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है और वह पिता के पास ना जा कर के सीधा माँ के पास पहुँचता है, क्योंकि माँ का लाड़ जो है वो घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है, ठीक ना। इसीलिए अंत में लेखक भी अपनी माँ के पास पहुँच गया। ये इसका उत्तर होगा इस पाठ के आधार पर। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। उसी मस्ती में वह सिसकना भी भूल जाता था, ठीक। क्योंकि ये कहानी, यही उत्तर होगा इसका। कहानी हम आपको बता दें, ये कहानी आपको याद होगी, सारांश में आपने पढ़ा था कि जब माँ लेखक को नहलाती है, उसके बाद तेल रखती है सर पे और काजल का टीका लगाती है, तो वो बच्चा उससे खुशी से प्रसन्नतापूर्वक तेल नहीं लगवाता, काजल नहीं लगवाता है। तो जब माँ लेकिन ऐसा उसके साथ करती है तो वो रोने लगता है, और वो पिता के साथ जब बाहर जाता है तो रो रहा होता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को खेलता हुआ देखता है तो वो रोना भूल करके और पिता की गोदी से, बाबा की गोदी से उतर करके वो बच्चों के साथ खेलने लगता है, ठीक ना। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए, आपने देखा होगा कि भोलानाथ जो है वह जब अपने दोस्तों के साथ खेलते थे या खा रहे होते थे तो तमाम कुछ ऐसी लाइनें कहते थे, पंक्तियाँ करते थे जिसमें तुकबंदी आ जाती थी। तुकबंदी उसे कहते हैं कि जब किसी भी पंक्ति के अंत में समान अक्षरों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर उसी को हम तुकबंदी कहते हैं, ठीक ना। जैसे भोलानाथ और उसके साथी, देखिए जो तुकबंदी वाली रचना करते हैं, जैसे ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। अब वहाँ कियारी में भी री, रा पर बड़ी की मात्रा, और हमारी में भी रा पर बड़ी की मात्रा, तो इसी को तुकबंदी कहा जाता है, ठीक ना। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। और जब वो दूसरी लोगों को जब चिढ़ाते थे, जैसे मैंने सारांश में बताया भी था आप लोगों को, आपने पढ़ा भी होगा कि जब किसी स्त्री का डोला जाता था शादी आदि के समय,
तो उसको जब देखते थे तो इस तरह से इसके भोला और उसके साथी किस तरह उसे चिढ़ाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो यहाँ रहरी के रा में भी बड़ी की मात्रा और मेहरी में भी अंत में रा पर बड़ी की मात्रा, तो ये भी तुकबंदी है, ठीक है ना। उसी तरह से एक पंक्ति और, चलो भैयो ददरी सतु पिसान की मोटरी। यहाँ भी ददरी में रा पर बड़ी की मात्रा और मोटरी में भी रा पर बड़ी की मात्रा, यानी ददरी का मेला देखने जाने वालों लोगों को देख करके उन्हें चिढ़ाते थे या गाना गाते थे इस तरह से कि चलो भैयो ददरी सतु पिसान की मोटरी, यानी अपने खर्चे के लिए सत्तू और पिसान बांध करके एक गठरी में रख लेते थे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ भोलानाथ और उनके साथी जब खेलते थे तो इस तुकबंदी वाली रचना करते थे। अब जैसे हम लोग या आप लोग भी ऐसे कुछ खेल खेलते हैं तो निश्चित है कि बच्चे जो भी बोलते हैं वो उम्मीद करते हैं कुछ समय कहीं ना कहीं सुनी हुई बातें करते हैं, या इस तरह से उनके बालपन में ही ना जाने में ही वो तुकबंदी वाली रचना अपने आप बन जाती है। जैसे देखिए हम लोग भी जब छोटे थे तो खेल खेलते थे, वो कहते थे कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो देखिए यहाँ भी दे दे दे, पानी दे, धानी दे, फिर पानी दे, ठीक है, अंत में समान अक्षर आए हैं, तो इसी को हम तुकबंदी करते हैं, कहते हैं। इसी तरह से हम लोग भी गाते थे, ठीक है ना। जब वर्षा होने में लेट होता था तो उस समय ऐसा बच्चे गाते थे और खेलते थे। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। ये समय का फेर है और कुछ ऐसी आधुनिकता भी है जिसके कारण ऐसा हुआ है। इसमें लेखक कह रहा भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि भोलानाथ और उसके साथी कैसे खेल खेलते थे, उनकी सामग्री कैसे होती थी। देखिए आज का समय जो है ये काफ़ी बदल चुका है। आज के माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, वह उन्हें गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने और घूमने की अनुमति नहीं देते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे, जैसे निठारी कांड आपने सुना होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे निठारी कांड जैसे होने के कारण बच्चे भी डरने लगे हैं। अब वे ना तो हुल्लड़बाजी और ना ही शरारतें और ना ही तुकबंदियाँ करते हैं, ना ही नंग धड़ंग घूमते हैं। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौने से खेलते हैं। अब हमारे बच्चों के लिए जो भी खिलौने आते हैं वो प्लास्टिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स के बने सामान होते हैं जो महंगे भी होते हैं, ठीक है ना। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज ना कुएं रहे, ना राहत, ना खेती का शौक, इसलिए आज का युग पहले की तुलना में काफ़ी आधुनिक और बनावटी हो गया है। इसीलिए आज के इस युग में कोई रस भी नहीं रह गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग क्योंकि यानी पहलों के बच्चों के जो सामान होते थे वो मिट्टी के सामान होते थे, खिलौने उनके मिट्टी के बने होते थे, वो मिट्टी से ही मिट्टी को इकट्ठा करके उससे खेलते थे। जैसे आपने देखा भोलानाथ और उसके जो साथी हैं वो बालू से चीनी का कार्य लेते थे और धूल से आटे का कार्य लेते थे, उसी से रोटी आदि बनाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज समय बदलने के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। आइए अब हम इस पाठ का 5वां प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। देखिए इसमें कई पाठ ऐसे हैं, पाठ में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन जो सबसे रोमांचक प्रसंग है इस पाठ का वो यह है कि जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है, यानी बिल से सांप निकलता है, तब बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और अपनी माँ के गोद में जा कर के छिप जाते हैं, ठीक ना। यह प्रसंग जो है यह काफ़ी सुंदर प्रसंग है और ये पाठकों के हृदय तक पहुंच जाता है निश्चित रूप से। तो उम्मीद करते हैं कि इस पाठ के ये 5 प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष अगले तीसरे पार्ट में पुनः उपस्थित होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें
जिससे आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में इन प्रश्नों के उत्तर और पाठ के सारांश आसानी से आ जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।